हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने 4th सेमेस्टर बी.कॉम की पुस्तक रानी नागफनी की कहानी जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम उसमें देख लेते हैं। पकड़ना जीव को और देना मुख्य अमात्य को। अस्तबन की खुशी की सीमा ना थी। रास्ते में वह उड़ता सा जा रहा था। मुफतलाल कमन कहीं और था। वह सोच रहा था कि इतने दिन हो गए पर डिप्टी कलेक्टर का आदेश अभी तक नहीं आया। अब कुंवर की शादी हो जाएगी। अपना काम हो जाने के बाद नहीं बात पता नहीं ये मेरी सहायता कर सकते हैं या नहीं। वह चाहता था कि पहले उसकी नियुक्ति हो जाए, फिर कुमार का विवाह हो। इसी प्रयोजन से उसने बीच में अड़ंगा डालने की कोशिश की। वह बोला, कुमार, इसके पहले कि आप भैया साहब का जीव पकड़कर मुख्य अमात्य को दे दे, आपको अपने पिताजी से मिल लेना चाहिए। वे राजा राखड़ सिंह से बेहद नाराज है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाए। अस्तभान कुछ आपत्ति सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, शादी तो मुझे करनी है। मुफतलाल ने समझाया, पर वे अपने पिता और उन पिता मुफतलाल ने समझाया, पर वे आपके पिता हैं। उनके और आपके विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अस्तबान ने रोज से कहा, अंतर तो होगा ही। मेरे पिता बेवकूफ़ है। ऐसा माने बिना प्रगति ही नहीं हो सकती। हर पीढ़ी को यह मानना चाहिए कि बाप दादे बेवकूफ़ है और उनसे कम से कम आधी बातें गलत हैं। उनकी आधी सही बातें लेकर उनमें अपनी आधी मिलानी चाहिए। इस तरह के मिश्रण से जो मान्यताएं बनेंगी वही प्रगतिशील मान्यताएं कहलाएंगी। अगर बेटा बाप को आधा आधा सस्ती ना समझे तो जहाँ का तहाँ खड़ा रह जाए। मुफतलाल को पहली बार अस्तभान की प्रतिभा का भान हुआ, जिससे वह मूर्ख समझता रहा। वह नीति की बातें कर रहा था। उसने निष्कर्ष निकाला कि मूर्ख से मूर्ख आदमी तथा बुद्धिमान हो जाता है जब उसकी शादी पक्की हो जाती है। इसी से यह विलोम सिद्ध भी प्रकट होता है कि बुद्धिमान आदमी तब बेवकूफ़ हो जाता जब उसकी शादी पक्की हो जाती है। उसने हार मान ली। नीति और सिद्धांत की आड़ लेकर शादी नहीं टाली जा सकती। उसने व्यवहार की आड़ ली। कहा, पर ये टेंडर मंगवा चुके हैं, कहीं उन्होंने राजा राखड़ जी का टेंडर ना मंजूर कर दिया तो। अस्तभान जैसे इस स्थिति के लिए तैयार था। उसने जवाब दिया, तुम बहुत बुद्धू हो। मुख्य अमात्य को जब तक भैया साहब का जीव मिलने का भरोसा ना हो जाए तब तक क्या वे टेंडर भिजवाएंगे? मैं तुमसे निश्चित कहता हूँ कि अभी तक टेंडर नहीं पहुँचा। जब हम जाकर उससे कहेंगे कि हम जीव का पता पा गए हैं और आज रात को उसे पकड़ लेंगे, तब वह टेंडर भिजवाएगा और बड़ी से बड़ी रकम भिजवाएगा। मेरा बाप लोभी है। पैसे के सामने उसका छतरी नाक रगड़ता है। अगर कोई उससे कहे कि 1 लाख रुपए देंगे, तुम अपनी ऐठी मूछें मुड़वा दो, तो वह मुड़वा देगा। तुम उसे नहीं जानते, मैं जानता हूँ। चलो अब मुख्य अमात्य के पास चले। मुफतलाल निराश हुआ। ऊपर से उसने उत्साह दिखाया। मित्रता सिद्धांत वह जानता था, भीतर कुछ और ऊपर कुछ और होना चाहिए। दोनों चले जा रहे थे। मुफतलाल की नियुक्ति की चिंता परेशान कर रही थी। उसने धीरे से कहा, मेरा आर्डर अभी तक नहीं आया। अस्तभान का मन भला नौकरी जैसी शुष्क बातों से कैसे लगता। उसने बेमन से कहा, आ जाएगा, क्या जल्दी है? तुम भूखे तो नहीं मरते हो? मुफतलाल का मन और गिर गया। कहने लगा, फिर भी कुछ काम तो करना ही चाहिए। अस्तभान ने उसका मुंह बंद करने के लिए कहा, अच्छा भाई, मैं परसों तेरी नियुक्ति का आर्डर निकलवा दूंगा। मुफतलाल कुछ अस्वस्थ हुआ। वे मुख्य अमात्य के बंगले के पास आ गए। मुख्य अमात्य बाहर बरामदे में टहल रहे थे। उन्हें देखते ही फाटक तक आ गए। अस्तभान के चेहरे पर प्रसन्नता देखी तो समझ गए कि काम में सफलता मिली। वे बड़े स्वागत सत्कार से उन्हें कमरे में ले जाकर बिठाया और पूछा, मैं हाँ, अब सुनाइए, कितनी सफलता मिली? अस्तभान ने कहा, जीव का पता लग गया है। वह इसी शहर में है और एक सरकारी इमारत में है। मुख्य अमात्य आश्चर्य में पड़ गए। बोले, इस शहर में है, सरकारी इमारत में है, और मेरे गुप्तचर पता नहीं लगा पाए? मुफतलाल बोला, उनका अपराध नहीं है। जीव अत्यंत सूक्ष्म रूप में है और ऐसी जगह है जहाँ आदमी की निगाह नहीं जा सकती। मुख्य अमात्य ने पूछा, फिर बताओ तो कहाँ है वह? अस्तभान ने हंसकर कहा, इतने सीधे हम नहीं हैं, हम भी राज परिवार के हैं। आपको उसका ठिकाना अभी बता दे तो आपकी नज़र में हमारी कीमत 2 कौड़ी की हो जाएगी। आज रात को हम जीव को पकड़कर सवेरे आपको सौंप देंगे, पर इसके पहले वह टेंडर चला जाना चाहिए और खासी बड़ी रकम का जाना चाहिए। मुख्य अमात्य ने बनावटी भोलेपन से कहा, वह तो चला गया है। मैंने आपसे वादा किया था ना, वह तो कल ही चला गया है। अस्तबान फिर हंसा। देखी, वह नहीं गया है। मैं जानता हूँ शासक के वादे कितने झूठे होते हैं। जब तक मजबूर न किया जाए वे वादे पूरे नहीं करते। अब आज ही टेंडर भिजवाए और कल तक हम उसकी रसीद देख लेंगे, तब आपको जीव देंगे।
मुख्यमात ने कहा, आप अप्रसन्न न हो, मैं अभी भिजवाता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि हर हालत में राजकुमारी की शादी आपसे कराऊंगा। मुफतलाल ने कहा, मुख्यमात जी, जीव तो आपको मिल जाएगा, पर इस बात का हमें बड़ा दुख है कि बेचारे भैया साहब की जान आप ले लें। मुख्यमात ने कान पर रखकर कहा, राम राम, कौन कहता है कि मैं उससे मारूंगा? मैं उसे हरगिज नहीं मारूंगा। मैं अहिंसावादी हूँ। किसी को मारना अहिंसा है, पर मारने की धमकी देना अहिंसा। जब वह गड़बड़ करेगा मैं उसे धमकी दे दूंगा। वह हमेशा मेरे चुंगल में रहेगा। जब सब सदस्य अपने चुंगल में रहे तब संसदीय प्रजातंत्र का मजा आता है, समझे आप? अस्तबान ने कहा, आपके इस कथन से हमारे हृदय का बोझ उतर गया। हमें बड़ी ग्लानि हो रही थी कि हम एक नेता की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। मुख्यमत केवल मंद हंसी हंसे। अस्तबान ने विदा ली और दोनों मित्र बंगले से बाहर आए। मुफतलाल ने कहा, अब हम लोग अच्छे होटल में जाकर डेरा डाले, स्नान भोजन में निवृत्त होकर फिर सचिवालय चले। वहाँ दिन में ही सब स्थितियों का अध्ययन कर ले। वे एक बड़े होटल में ठहरे, स्नान और भोजन से निपट कर सचिवालय गए। फाटक के बाहर कारों का तांता लगा था। भीतर कमरों में बड़ी चहल पहल थी। वे मुख्यमत के कमरे में पहुंचे, कमरे की जांच की, दरवाजे को देखा। मुख्यमत भीतर बैठे थे। मुफतलाल ने कहा, इन्हें क्या मालूम कि जिस कुर्सी पर वे रोज बैठे उसी में भैया साहब का जीव दीमक के रूप में छिपा है। अस्तभान ने कहा, राज करने वाले में यही तो कमजोरी होती है। वह पास की चीज़ नहीं देख सकता, उसे दूर की ही दिखाई देती है। जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने उस दरबान का पता लगाया जो रात में वहां पहरा देता था। उसने अस्तभान से कहा, हम परदेसी हैं। हमारे राजा ने हमें आदेश दिया कि इस राज्य के मुख्यमत की कुर्सी को आज रात के ठीक 12 बजे शुभ मुहूर्त में प्रणाम करके आओ। ज्योतिष ने बताया कि इस शुभ मुहूर्त में यदि राज्य का प्रतिनिधि तुम्हारे मुख्यमत की कुर्सी चूमेगा तो प्रजातंत्र सफल होगा। तुम हमें आज रात को उस कमरे में 5 मिनट के लिए प्रवेश दे दो। संतरी ने पहले आनाकानी की, फिर जब अस्तभान ने भेंट के रूप में उसके हाथ में 100 रुपए रख दिए तो वह राजी हो गया। बोला, अच्छा, मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, पर कुर्सी के सिवा किसी और चीज़ को हाथ मत लगाना। दोनों होटल लौट आए। रात को जागरण होगा, यह सोचकर दिन में सो गए। आधी रात से कुछ पहले वे सचिवालय के फाटक पर पहुंच गए। संतरी ने उन्हें भीतर ले लिया। वे मुख्यमत के कमरे के सामने पहुंचे, वहां अजब दृश्य था। आसपास भूत ही भूत थे। किसी के 2 सिर थे तो किसी का 4 सिर ही नहीं था। किसी के 4 सिर थे तो किसी के 4 पाँव। वे उछल कूद रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी और लंबे लंबे नाखून तथा दांत थे। वे तरह तरह की आवाज़ें लगा रहे थे। मुख्यमत मैं दूंगा, अर्थ अमात्य बनूंगा, शिक्षा अमात्य बनूंगा, विधानमंडल का सदस्य बनूंगा, चुनाव लड़ूंगा। पहले तो वे डरे, पर फिर अस्तभान ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। लाल पेटी में वोट दो, मुर्गा छाप की पेटी में वोट दो, बैल छाप पेटी में वोट दो। मुख्य अर्थ अमात्य शिक्षा विभाग। मंत्रोच्चार शुरू होते वे सब भूत चुप हो गए। फिर सबने एक साथ जोर से ठहाका मारा और विलीन हो गए। संतरी ने दरवाजा खोला और उजाला किया। अस्तभान भीतर घुसा, मुख्यमत की कुर्सी के पास जाकर बैठ गया। दीमक को खोजने लगा। उसने देखा कुर्सी के पाए के जोड़ में बैठा एक दीमक लकड़ी को कुतर रहा है। वह कुर्सी को कुतर कर भीतर से पोली कर रहा था। साधारण दीमकों में 3-4 गुने आकार का यह दीमक बड़ा विचित्र था। उसने अस्तभान को देखते ही एक विचित्र शब्द किया। वह भागा, बड़ी तेजी से कुर्सी की सेंध में घुसने लगा, पर अस्तभान ने बड़ी तत्परता से उस पर अपना रुमाल डाल दिया और वह फंस गया। उसने रुमाल बड़ी सावधानी से समेटा और गांठ लगा दी। रुमाल के बाहर से दीमक की तड़प और उछल कूद स्पष्ट दिखाई दे रही थी। रुमाल जेब में डालकर अस्तभान बाहर निकल आया। मुफतलाल ने पूछा, क्यों आ गया पकड़ में? अस्तभान ने कहा, हाँ, मगर उसे जल्दी ही किसी मजबूत डिबिया में बंद करना होगा, वरना वह रुमाल काटकर निकल भागेगा। वे जल्दी से होटल पहुंचे और दीमक को निकालकर एक पतले धागे में बांधा और उसे धागे समेत एक डिबिया में बंद कर दिया। यहाँ का हाल तो यहीं छोड़ो, उधर भैया साहब की तबीयत आधी रात में खराब हो गई। आधी रात को भैया साहब घबरा कर उठ बैठे और पागल जैसे चिल्लाए, अरे बाप रे, मार डाला। इसी तरह चिल्लाते हुए वे सारे कमरे में घूमने लगे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रहे हो? भैया साहब ने उखड़े स्वर में कहा, मेरी जान पर खतरा आ गया है, कोई मेरा जीव पकड़ रहा है। पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना जीव अपने पास रखो, पर पास रहेगा तो हिफाजत तो कर सकते हो। ना जाने कहाँ उसे छोड़ रखा है। कोई दुष्ट उसे मसल दे तो मेरा सुहाग लूट जाएगा। भैया साहब ने क्रोध से कहा,
तुझे अपने सुहाग की पड़ी है। मेरी तो जीवन भर की साधना मिट्टी में मिली जा रही है। अगर किसी ने उसे कब्जे में कर लिया तो भाई फिर जैसा वह चाहेगा वैसा मुझे नाचना पड़ेगा। अरे बाप रे! बड़ी देर तक भैया साहब तड़पते रहे, फिर धीरे धीरे शांत हो गए, पर उनके चेहरे पर स्थायी बेचैनी आ गई। सवेरे लोगों ने उन्हें देखा तो अचरज में आ गए कि एक रात में यह परिवर्तन कैसे हो गया। वे बैठे बैठे बातें करते करते एकदम कराह उठते और हृदय पर हाथ रख देते। लोग पूछते तो कह देते, रात से दिल का दौरा हो रहा है। भैया साहब की चैन और निडरता जाती रही। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका जीव पकड़ लिया गया और मुख्य हमाद की कुर्सी से हटाकर कहीं और रखा गया है। मुख्य हमाद की कुर्सी से दूर होने के कारण उन्हें बड़ी व्याकुलता थी। उधर अस्तभान दीमक को तनिक भी छूता तो इधर भैया साहब तड़प उठते। सुबह होते ही अस्तभान और मुफतलाल मुख्य हमाद के पास गए और कहा, भैया साहब का जीव हमारे कब्जे में आ गया। मुख्य हमाद हर्ष से पागल हो गए। बोले, कहाँ मिला? अस्तभान ने कहा, सचिवालय में आपकी कुर्सी को दीमक के रूप में कुतर रहा था। अस्तभान ने उन्हें पूरा विवरण सुनाया। मुख्य हमाद आश्चर्यचकित रह गए। बोले, लाइए मेरे हवाले कीजिए। अस्तभान काफ़ी चालाक हो गया था। उसने कहा, एक जगह सुरक्षित रखा है, ला देंगे। पहले आप टेंडर की रसीद दिखलाइए। राजनीतिज्ञों की धोखेबाजी से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। अपना काम निकालकर दूध की मक्खी की तरह फेंक देते हैं। मुख्य हमाद हंसे, कहने लगे, कुमार आपकी अवस्था कम है, फिर भी आपकी राजनीतिक समझ बूझ उच्च कोटि की है। आप सच कहते हैं, किसी भी राजनीतिक का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने टेबल की दराज से 25 लाख के टेंडर की रसीद निकाल दिखाई। अस्तभान को संतोष हुआ और उसने जेब से डिबिया निकाली। उसे खोलकर धागे को खींचा और धागे से बंधा दीमक मुख्य हमाद के सामने झुलाने लगा। अस्तभान ने कहा, यह है भैया साहब का जीव। मुख्य हमाद उसे बड़े ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, जैसे आपने मेरा भरोसा नहीं किया वैसे ही मैं भी यह एकदम मानने को तैयार नहीं कि भैया साहब का जीव यही है। हो सकता है आप कोई भी दीमक पकड़ लाए हो, मैं परीक्षा करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने एक गुप्तचर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि भैया साहब के पास किसी बहाने से जाओ और उनमें क्या विशेष परिवर्तन होते हैं देखकर बताओ। गुप्तचर भैया साहब के पास आकर बैठ गया। मुख्य हमाद ने दीमक को हल्के से दबाया। उधर भैया साहब कराह कर कुर्सी में लुढ़क गए। गुप्तचर ने लौटकर सारा हाल सुना। तब मुख्य हमाद ने अस्तभान से कहा, मुझे विश्वास हो गया भैया साहब का जीव यही है। अब राजकुमारी से शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप कृपा कर हमारे अतिथिशाला में ठहरिए, मैं महाराज से बात करके आपको सूचित करता हूँ। दोनों मित्र सेवक के साथ अतिथिशाला चले गए। तो दोस्तों, कैसा लगा जीव का पकड़ना और देना मुख्य हमाद को? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।